हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। आज का टॉपिक कौन सा है? उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। तो वो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से प्राप्त होगी। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन्यक और उपनिषद। उपनिषदों से हमें उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में? कि सबसे पहले तो ये कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से प्राप्त होती है। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन्यक और उपनिषदों से हमें जो है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में देखें हम, इससे जो है ऋग्वेद की तुलना, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन से तुलना करें, इसकी जो है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन से तुलना करें और उसके बीच में जो है संबंध देखें, तो उत्तर वैदिक काल में जो है क्या होता है कि निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। निरंतरता और परिवर्तन, निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में हमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई देंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल की कुछ चीजें हैं जो राजनीतिक जीवन की चीजें हैं, वही जो है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में होंगी, ठीक है। और कुछ जो है परिवर्तन भी दिखाई देने को मिलता है। तो यही चीज है कि जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में हमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखें इसमें कि जो राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, राष्ट्र शब्द का क्या मिलता है कि राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, राष्ट्र शब्द, राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, प्रदेश का सूचक है, इसी काल में
दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसी काल में मतलब कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। तो जो राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है वो इसी काल में दिखाई देता है, मतलब उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। और जो राष्ट्र शब्द है वो ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में जो है हमें दिखाई नहीं देता था। ठीक है, अब इसमें जो है बिंदुओं में बांटकर हम जो है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। तो पहला जो बिंदु है वह स्वरूप को लेकर है। पहला बिंदु क्या है? स्वरूप। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में स्वरूप किस प्रकार का था? स्वरूप, तो स्वरूप देखे हम तो वह राजतंत्रात्मक स्वरूप था। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक स्वरूप था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। और राजतंत्रात्मक मैंने बताया था कि जहां जो है राजा का चुनाव नहीं होता था, बल्कि जो है राजा गद्दी पर बैठता था, उसके बाद जो है राजा का पुत्र गद्दी पर बैठता था। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता था। तो ये स्वरूप की बात रही। ठीक है, ये किसकी बात है? ये स्वरूप की। अब दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे राजा के विषय में। दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे हम? राजा के विषय में। तो राजा के विषय में हम देखें, राजा के विषय में देखेंगे हम कि जो राजा होता था वो राज्य का प्रमुख होता था। राजा, राजा जो है राज्य का प्रमुख होता था। तो राज्य का प्रमुख राजा ही होता था। ठीक है, जैसे ऋग्वैदिक काल में होता था, राजा का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक। ठीक है, तो राजा का राज्याभिषेक भी होता था। ठीक है, और देखे हम राज्याभिषेक के अलावा क्या दिखाई देता है कि राजा के दो कर्तव्य भी थे। राजा के दो कर्तव्य थी, कर्तव्य भी थे। और राजा के दो कर्तव्य कौन कौन से थे? जैसे ऋग्वैदिक काल में ही कर्तव्य थे, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में भी है। तो एक तो युद्ध का नेतृत्व करना, एक कर्तव्य क्या है? युद्ध का नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। और दूसरा कर्तव्य या कार्य क्या है? कबीले के लोगों की रक्षा करना, अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है वो इसी काल में दिखाई पड़ता है, मतलब उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। राष्ट्र शब्द है वो यहाँ पर जो है प्रदेश के रूप में लिया गया है। राष्ट्र शब्द का जो सूचक है वो किस रूप में लिया गया है? प्रदेश के रूप में लिया गया है। ठीक है, फिर हमने देखा स्वरूप के बारे में। जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? तो राजतंत्रात्मक स्वरूप है। फिर हमने राजा के बारे में देखा कि राजा जो है राज्य का प्रमुख होता था, राजा का जो है राज्याभिषेक होता था, और राजा के दो कर्तव्य या दो कार्य थे। एक युद्ध में जो है सेना का नेतृत्व करना, और दूसरा अपने कबीले के लोगों की जो है रक्षा करना। अब जो है अगला पॉइंट देखें हम। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि अगला पॉइंट है कि राजा जो है अब भूभाग में वृद्धि के कारण, अगला पॉइंट क्या है? भूभाग में वृद्धि के कारण राजा के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि हुई, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि भूभाग में वृद्धि के कारण राजा के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि हुई। ठीक है, अब भूभाग में वृद्धि किस प्रकार से हुई? भूभाग में वृद्धि, ठीक है, तो भूभाग में वृद्धि कैसे होती है कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि लोहे की खोज कब मानी जाती है? 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहे की खोज मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व से जो है उत्तर वैदिक काल लग जाता है। ठीक है,
तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ कि लोहे के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा, और कृषि उत्पादन बढ़ने के कारण भूमि का महत्व बढ़ा, भूमि का महत्व बढ़ा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, तो लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, और लोहे के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा, मतलब जो कृषि कार्य में जो है लोहे के उपकरण का प्रयोग करने लगे ये लोग। ठीक है, जब कृषि कार्य में लोहे के उपकरणों का प्रयोग करने लगे तो कृषि उत्पादन बढ़ा, और कृषि उत्पादन बढ़ने से जो है भूमि का महत्व बढ़ा, तो भू स्वामित्व की अवधारणा विकसित हुई। तो क्या होगा, भूमि का महत्व बढ़ने के कारण भू स्वामित्व तो भू स्वामित्व की अवधारणा देखने को मिलेगी, अवधारणा। तो भू स्वामित्व की अवधारणा देखने को मिलेगी, मतलब जो है राजा की भूमि होगी, किसकी होगी, राजा की भूमि होगी, तो राजा का स्वामित्व होगा भूमि पर। ठीक है, तो राजा का स्वामित्व होगा भूमि पर, ठीक है कि नहीं, तो राजा का स्वामित्व होगा। तो इसलिए इस काल में जो है भूभाग में वृद्धि होगी, और भूभाग में वृद्धि होने के कारण जो है राजा के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि होगी। ठीक है, और राजा के अधिकार और शक्तियों में जब वृद्धि हुई तो जो है क्या होगा आगे चलकर, एक लोहे के प्रयोग के कारण ही हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो और देख लो पहले। लोहे के प्रयोग से क्या हुआ कि हथियार बने। ठीक है, लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, हथियारों का निर्माण होगा, हथियारों का निर्माण होगा। ठीक है, हथियारों का निर्माण हुआ, और हथियारों के निर्माण के कारण जो है योद्धा वर्ग ने क्या किया, जो योद्धा वर्ग था, योद्धा वर्ग ने क्या किया, योद्धा वर्ग ने क्या किया कि योद्धा वर्ग ने अपने जन का विस्तार किया, योद्धा वर्ग ने क्या किया, अपने जो है जन का विस्तार किया, जन का विस्तार किया। ठीक है, तो लोहे के प्रयोग के कारण क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में हथियारों का निर्माण हुआ, और जब हथियार बने तो जो योद्धा वर्ग था, योद्धा वर्ग ने अपने जन का विस्तार किया, और फिर हमें उत्तर वैदिक काल में जो है छोटे छोटे जन मिलकर जो है बड़े जनपद जो है बन जाते हैं, तो छोटे छोटे जन मिलकर जो है जनपद में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो इस काल में मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है, इस काल में छोटे छोटे जन मिलकर, छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हुए, जनपद में परिवर्तित हुए। जैसे देखे हम जनपद में परिवर्तित कैसे हुए, जैसे देखे हम कि जो है भरत और पुरु कबीला मिलकर जो है, कबीला मिलकर भरत और पुरु कबीले ने मिलकर जो है, भरत और पुरु कबीले ने मिलकर जो है कुरु जनपद का निर्माण किया। कुरु जनपद, कौन सी जनपद, कुरु जनपद। ठीक है, तो कुरु जनपद में परिवर्तित हो गए ये लोग, भरत और पुरु कबीला मिलकर। इसी प्रकार से जो है तुर्वस और कृवि, तुर्वस और कृवि, तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल में परिवर्तित हो गए। किसमें, पांचाल, पांचाल में
जो है परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो पांचाल जनपद में जो है परिवर्तित हो गए। अब जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो है पांचाल जो क्या था, पांचाल एक कबीला था। जो उत्तर वैदिक काल में पांचाल क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह एक प्रदेश के रूप में सामने आया। तो पांचाल 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 प्रारंभ में कबीला था, परंतु बाद में प्रदेश बन गया। ठीक है, परंतु बाद में प्रदेश बन गया। और उत्तर वैदिक काल में सबसे विकसित जो जनपद है वो पांचाल जनपद है। ठीक है, तो पांचाल उत्तर वैदिक काल में सबसे विकसित राज्य था। ठीक है, तो पांचाल जो पांचाल है, जो पांचाल है वो उत्तर वैदिक काल में सबसे विकसित राज्य है, सबसे विकसित। ठीक है, तो सबसे विकसित राज्य है जो उत्तर वैदिक काल का पांचाल। ठीक है, और इस पांचाल की राजधानी क्या थी, तो इस पांचाल की जो है राजधानी देखे हम, इस पांचाल की जो है राजधानी क्या थी, तो पांचाल की जो राजधानी थी, राजधानी वो कामपिल्ले थी। क्या थी, कामपिल्ले। तो पांचाल की राजधानी क्या थी, तो पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। ठीक है, तो पांचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो पांचाल की राजधानी जो है कामपिल्ले थी। ठीक है, पांचाल की राजधानी क्या थी, तो पांचाल की राजधानी जो है कामपिल्ले थी। अब आगे देखे हम कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो है शासन प्रणाली देखने को मिलती है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली देखते हैं हम कि ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पूर्व में जो ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम। ठीक, तो ये क्या है, ये पूर्व है, ये क्या है, ये पूर्व है। ठीक है, इस तरफ ये क्या है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये क्या है, ये पश्चिम है, ये अपना जो है उत्तर है, ये क्या है, उत्तर, और ये दक्षिण है। ठीक है, अब पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था, तो पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था। पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था, पूर्व के राजा को जो है सम्राट कहा जाता था। मतलब ऐतरेय ब्राह्मण में एक शासन प्रणाली मिलती है कि जो पूर्व में जो शासन करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे सम्राट कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम में जो शासन करता था उसे स्वराट कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, स्वराट कहा जाता था। इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से जो है उत्तर में जो शासन करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे विराट कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, विराट कहा जाता था उत्तर में। ठीक है, इसी प्रकार से जो दक्षिण में शासन करता था उसे भोज कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, भोज कहा जाता था। और जो मध्य में शासन करता था उसे राजा कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था दोस्तों, उसे जो है राजा कहा जाता था, राजा। ठीक है, मध्य में जो शासन करता था। ठीक है, तो ये क्या है, ये रहा मध्य अपना, ये क्या है, ये मध्य है। ठीक है, तो मध्य में जो है राजा। अब सम्राट जो शासन करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे साम्राज्य कहा जाता था, साम्राज्य, साम्राज्य। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, उसे साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से जो स्वराट शासन करता था उसे स्वराज्य कहा जाता था, स्वराज्य। ठीक है, इसी प्रकार से
विराट जो शासन करता था उसे वैराज्य कहा जाता था, वैराज्य। ठीक है। इसी प्रकार से जो है भोज शासन करता था उसे, वहां जो शासन करता था भोज, उस क्षेत्र को जो है भोज्य कहा जाता था। ठीक है। उसे क्या कहा जाता था? उसे जो है भोज्य कहा जाता था। ठीक है। तो पूरब में जो है शासन करता था उसे सम्राट, और उसके शासन क्षेत्र को क्या कहा जाता था? साम्राज्य। इसी प्रकार से जो है पश्चिम में जो शासन करता था उसे स्वराट कहा जाता था, और उसके साम्राज्य को स्वराज्य कहा जाता था। इसी प्रकार से उत्तर में जो शासन करता था उसे विराट कहा जाता था, और उसके साम्राज्य को वैराज्य कहा जाता था। और जो दक्षिण में शासन करता था उसे भोज कहा जाता था, और उसके साम्राज्य को भोज्य कहा जाता था। और इसी प्रकार से जो है मध्य में जो शासन करता था, मध्य क्षेत्र में जो शासन करता था उसे राजा कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? और राजा कहा जाता था। और जो इन चारों दिशाओं में शासन कर लेता था, जो इन चारों दिशाओं में शासन कर लेता था उसे क्या कहा जाता था? तो चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में शासन करने वाले, शासन करने वाले को एक राट कहा जाता था, एक राट कहा जाता था। जो चारों दिशाओं में शासन कर लेता था। ठीक है। जो चारों दिशाओं में जो है शासन कर लेता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे एक राट कहा जाता था। ठीक है। और इसी प्रकार से जो है भारत का प्रथम एक राट राजा कौन था? भारत का प्रथम एक राट राजा, भारत का प्रथम एक राट राजा महापद्म नंद को माना जाता है। महापद्म नंद, तो महापद्म नंद को जो है भारत का प्रथम एक राट राजा माना जाता है। ठीक है। तो जो चारों दिशाओं में शासन करता कर लेता था उसे क्या कहा जाता था? उसे जो है एक राट कहा जाता था, उसे एक राट कहा जाता था। और भारत का प्रथम एक राट राजा कौन है? तो भारत का प्रथम एक राट राजा है वो महापद्म नंद है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल में हम देखें कि जब ऋग्वैदिक काल को देखा हमने, तो ऋग्वैदिक काल में जो है युद्ध होने के पीछे कारण क्या था? तो जो है अनार्य लोग जो है आर्यों की गायों की चोरी करते थे। तो जो है युद्ध किस लिए होते थे ऋग्वैदिक काल में? तो गायों को लेकर होते थे। वही वही जो है उत्तर वैदिक काल में युद्ध जो है, उत्तर वैदिक काल में युद्ध, उत्तर वैदिक काल में युद्ध मुख्यतः भूमि अधिकार को लेकर होने लगे। भूमि अधिकार, तो भूमि अधिकार को लेकर होने लगे। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है युद्ध है वो मुख्यतः है भूमि को लेकर होने लगे। किसको लेकर होने लगे? भूमि को लेकर होने लगे। वहीं जो है ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ा था हमने कि ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध होते थे वो गायों को लेकर होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है युद्ध है वो भूमि को लेकर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो उत्तर वैदिक काल के। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें हम उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है, तो सबसे पहले देखें हम कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें कुछ राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। और जैसे अथर्ववेद में हमें कुरु जनपद पद का राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो अथर्ववेद में हमें, अथर्ववेद में कुरु जनपद के राजा
परीक्षित का उल्लेख मिलता है। परीक्षित परीक्षित का परीक्षित का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है जिसकी मृत्यु जो है किसके कारण हुई थी? जिसकी मृत्यु मतलब परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी वो तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। तक्षक, कौन सा सर्प है? तक्षक। तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई। नामक सर्प के काटने से हुई, ठीक है, काटने से हुई। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने जाना कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। और उसमें जो है अथर्ववेद में देखा हमने कि अथर्ववेद में कुरु जनपद के राजा परीक्षित थे और जिनकी मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। किसके कारण से हुई थी? तक्षक नामक सर्प के कारण काटने से हुई थी। और अथर्ववेद में जो है परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो ये भी याद रखना है कि अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, ठीक है। तो मृत्यु लोक का देवता जो है कहा गया है किसे? परीक्षित को। किसमें? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अब इसके बाद में जब परीक्षित की मृत्यु हो गई थी तक्षक नामक सर्प के काटने के कारण, तो परीक्षित का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जन्मेजय हुआ। परीक्षित का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ? जन्मेजय, ठीक है। तो जन्मेजय हुआ। अब जब इसके पिता की मृत्यु जो है मतलब उत्तराधिकारी है ये परीक्षित का, कौन? जन्मेजय। तो जन्मेजय के जो पूर्वज था वो कौन था? परीक्षित। तो परीक्षित की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो परीक्षित की मृत्यु जो है तक्षक नामक सर्प के कारण हुई थी। तो इसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है सर्प यज्ञ करूंगा और जो है सभी सर्पों का नाश कर दूंगा। तो इसने 2 सर्प यज्ञ किए। किसने? जन्मेजय ने, ठीक है। तो जन्मेजय ने 2 सर्पनाश यज्ञ, 2 जो है सर्पनाश यज्ञ तथा 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है। तो परीक्षित का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जन्मेजय हुआ और जन्मेजय ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 2 सर्पनाश यज्ञ किए थे, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखें कि जो कुरु वंश का अंतिम शासक है, कुरु वंश का अंतिम शासक है वो निचच्छू है, ठीक है। कुरु वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कुरु वंश का अंतिम शासक कौन है? निचच्छू है। तो कुरु वंश का अंतिम शासक निचच्छू हुआ जिसने बाढ़ में डूब जाने के कारण अपनी राजधानी
हस्तिनापुर से कौशाम्बी स्थानांतरित की, कौशाम्बी, कौशाम्बी बनाई, ठीक है, बनाई या स्थानांतरित की, ठीक है। तो जो है बाढ़ में डूब जाने के कारण हस्तिनापुर, जब हस्तिनापुर जो है बाढ़ में डूब जाता है तो निच्छच्छू क्या करता है, अपनी राजधानी कौशाम्बी में स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद उपनिषदों में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम मिलते हैं। उपनिषदों में भी हमें, उपनिषदों में भी जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम, राजाओं, कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो उपनिषदों में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे उपनिषदों में, जैसे देखें हम कौन कौन से राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे कैकेय, कैकेय के राजा कौन थे, तो कैकेय के राजा थे अश्वपति, अश्वपति। तो उपनिषदों में हमें क्या प्राप्त होता है, कैकेय के राजा अश्वपति मिलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो है काशी के राजा अजातशत्रु मिलते हैं, अजातशत्रु, ये काशी वाले हैं, अजातशत्रु ध्यान रखना, अजातशत्रु, ठीक है। इसके बाद विदेह के राजा कौन मिलते हैं, तो विदेह के राजा जनक, तो विदेह के राजा जनक। इसी प्रकार से जो है कुरु के राजा कौन थे, कुरु, कुरु के राजा उद्दालक आरुणि, उद्दालक आरुणि, कुरु के राजा उद्दालक आरुणि, ठीक है। तो कुरु के राजा कौन, उद्दालक आरुणि। इसी प्रकार से जो है पांचाल के राजा, पांचाल, पांचाल के राजा कौन मिलते हैं, प्रवाहन, प्रवाहन जैवली। तो प्रवाहन जैवली जो है पांचाल के राजा मिलती है, ठीक है। अब इनमें से जो अश्वपति हैं, कौन, अश्वपति, जो कैकेयी के राजा अश्वपति हैं, अश्वपति कौन थे, तो अश्वपति जो है दार्शनिक थे। कौन थे, दार्शनिक, दार्शनिक है ये, कौन है ये, दार्शनिक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दार्शनिक राजा थे, तो वो कैकेयी के राजा अश्वपति जो है एक दार्शनिक थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब अपने टॉपिक पे जो है आते हैं वापस से, जो है क्या चल रहा था, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो हमने राजा के बारे में देख रहे थे। तो राजा का राज्याभिषेक होता था, राजा का क्या होता था उत्तर वैदिक काल में, राजा का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक। तो राजा का राज्याभिषेक होता था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में भी राजा का राज्याभिषेक होता था। और राज्याभिषेक से क्या होता था कि जब राजा का राज्याभिषेक हो जाता था तो ये माना जाता था कि राजा को जो है देवीय शक्ति प्राप्त हो गई है। तो राजा को राज्याभिषेक का मतलब क्या है, यहाँ देवीय शक्ति मिल गई है राजा को, ठीक है। तो राजा को जो है देवीय शक्ति मिल गई है। और जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक किस अवसर पर होता था, तो राज्याभिषेक जो है वाजपेयी यज्ञ संपन्न होता था, उस समय जो है राज्याभिषेक कराया जाता था, ठीक है। तो जो राजसूय यज्ञ द्वारा जो है संपन्न होता था। तो राजा का राज्याभिषेक होता था, जो राजा का राज्याभिषेक होता था जो राजसूय यज्ञ, कौन सा यज्ञ, राजसूय, राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, संपन्न होता था, ठीक है। तो जो राजा का राज्याभिषेक होता था वो राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। जैसे आप उत्तर वैदिक काल में जो है हमें अन्य यज्ञ भी देखने को मिलेंगे, जैसे वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये भी जो है राजा से जुड़ जाते हैं।
तो जब जो राज्याभिषेक का उल्लेख है वो राजसूय यज्ञ के अंतर्गत है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, तो अश्वमेध यज्ञ में राजा जो है घोड़ा छोड़ देता था, अश्व को छोड़ देता था, और जहां तक जो राजा का जो घोड़ा था वो बिना प्रतिरोध के जाता था, वो राजा की भूमि मान ली जाती थी, राजा का जो है वहां तक शासन होता था, ठीक है। इसी प्रकार से जो है वाजपेयी यज्ञ के अंतर्गत क्या होता था, तो वाजपेयी यज्ञ के अंतर्गत जो है राजा को जो है अपने बंधु बांधव माने मित्रों आदि के बीच में जो है श्रेष्ठ दिखाने की जो है कोशिश की जाती थी, ठीक है। अब जो है राजसूय यज्ञ है, अब इस राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन देके हम, तो राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन, राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन, राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर है। राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो राज्याभिषेक में जो है 12 राज्याभिषेक में जो है जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो राज्याभिषेक में 17 प्रकार के जलों का उपयोग किया जाता था। 17 प्रकार के जल, ठीक है। कितने प्रकार के जल? 17 प्रकार के जल। तो राज्याभिषेक में जो है राज्याभिषेक में 17 प्रकार के जलों का उपयोग करते थे। 17 प्रकार के जलों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो राज्याभिषेक में जो है 17 प्रकार के जलों का उपयोग करते थे, और सबसे पहले सरस्वती नदी के जल का उपयोग करते थे, ठीक है। तो राज्याभिषेक में जो है सबसे पहले सरस्वती नदी के जल का उपयोग करते थे। नदी के जल का उपयोग करते थे, ठीक है, उपयोग करते थे, ठीक है। तो राजा का राज्याभिषेक होता था, और राजा के राज्याभिषेक होने से जो है उसे मान लिया जाता था कि राजा को जो है देवीय शक्ति प्राप्त हो गई है, और राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। राजसूय यज्ञ का जो विस्तृत वर्णन है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और राज्याभिषेक में 17 प्रकार के जलों से जो है राजा का अभिषेक किया जाता था, और सबसे पहले जो है सरस्वती नदी के जल का उपयोग करते थे। तो सबसे पहले जो है किस नदी के जल का उपयोग करते थे? तो सरस्वती नदी के जल का उपयोग जो है सबसे पहले करते थे, ठीक है। अब राजसूय यज्ञ में राजा क्या करता था? रत्नियों को हवि प्रदान करता था। राजसूय यज्ञ में राजा रत्नियों को हवि प्रदान करता था। हवि प्रदान करता था तथा उसके प्रति सम्मान प्रकट करता था। सम्मान, ठीक है, उसके प्रति सम्मान प्रकट करता था तथा समर्थन की आशा करता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रत्नियों की अनुमति लेकर ही जो है राजा गद्दी पर बैठता था। राजा जो है गद्दी पर बैठता था। तो राजा गद्दी पर बैठने से पूर्व जो है रत्नियों की अनुमति लेना आवश्यक था। तो राजा को गद्दी पर बैठने से पूर्व रत्नियों की सहमति जो है आवश्यक थी।
तो राजा को गद्दी पर बैठने से पूर्व रत्नियों की सहमति लेना आवश्यक था। ठीक है, तो आज के नेताजी जैसे नहीं है कि जो है गद्दी मिले कैसे भी मिले। तो उत्तर वैदिक काल में जो है राजा होता था वो गद्दी पर बैठने से पहले रत्नियों की सहमति लेना जो है आवश्यक समझता था। ठीक है, अब क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में रत्नियों के बारे में कहा भी गया है कि जो राजा है, राजा को राज्य प्रदान करते थे कौन? रत्नी। ठीक है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है कि क्या उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में कि राजा को जो है, राजा रत्नी जो है क्या करते थे, रत्नी राजा को राज्य प्रदान करते थे, राज्य प्रदान करते थे, प्रदान करते थे। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ, राजा राजसूय यज्ञ में क्या करता था? तो राजसूय यज्ञ में राजा रत्नियों को हवि प्रदान करता था तथा उसके प्रति सम्मान प्रकट करता था तथा समर्थन की आशा करता था। तो इसका मतलब क्या है कि राजा है वो रत्नियों से जो है गद्दी पर बैठने से पूर्व उनकी जो है परमिशन लेता है, सहमति लेता है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख भी मिलता है रत्नियों के बारे में कि रत्नी होते थे वो राजा को राज्य प्रदान करते थे। रत्नी क्या करते थे? तो रत्नी जो है राजा को राज्य प्रदान करते थे। ठीक है, तो अब ये तो रहा अपना राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ के अलावा जो है उत्तर वैदिक काल में राजा के साथ दो अश्वमेध यज्ञ, दो यज्ञ भी और जुड़े हैं। तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ के अलावा, राजसूय यज्ञ के अलावा राजा के साथ अन्य यज्ञ भी जुड़े, अन्य यज्ञ भी जुड़े, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, जैसे अश्वमेध, जैसे अश्वमेध यज्ञ, और दूसरा कौन? वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ के अलावा राजा के साथ जो है कई जो है यज्ञ जुड़े, जैसे अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ आदि। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ में राजा जो है अपने घोड़े को छोड़ता था और जहां जहां तक जो है बिना प्रतिरोध के जो है घोड़ा जाता था वह राज्य राजा का मान लिया जाता था। ठीक है, और मान लीजिए किसी ने घोड़ा रोक लिया तो फिर उससे राजा से युद्ध होगा। ठीक, अगर राजा जीत जाता है तो वो क्षेत्र उसका मान लिया जाएगा, अगर राजा हार जाएगा तो वो क्षेत्र राजा का नहीं होगा, उस राजा का। वाजपेयी यज्ञ में क्या बताया था मैंने कि वाजपेयी यज्ञ में राजा को जो है अपने बंधु बांधव में, मित्रों में जो है श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे वो भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में राजा, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगे, उपाधियां धारण करने लगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है राजा है वो भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगे। कौन कौन सी उपाधियां धारण करने को देखने को मिलती हैं? जैसे सर्वजनिन, सर्वजनिन, ठीक है, सर्वभूमिपति, सर्वभूमिपति, तो सर्वभूमिपति। ठीक है, और देखें हम तो अधिराज, अधिराज। ठीक है, और एक और बताया था मैंने, जो चारों दिशाओं में जो है शासन कर लेता था उसे क्या कहा जाता था? एकराट,
तो इस प्रकार की जो है उपाधियां हमें उत्तर वैदिक काल में जो है देखने को मिलती हैं। तो उत्तर वैदिक काल में राजा भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगा, जैसे सर्वजनन, सर्वभूमिपति, अधिराज और एकराट आदि जो है उपाधियां धारण करने लगा। इस काल में जो है राजा का जो पद था वो अंशतः देवीकरण हो चुका था। तो राजा का पद कैसा हो चुका था? तो राजा का पद जो है अंशतः देवीकरण हो चुका था, अंशतः देवीयकरण, देवीयकरण, ठीक है। तो राजा का पद है वो अंशतः देवीकरण हो चुका था, क्योंकि हम देखें किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में, किसमें, ऐतरेय, तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के, राजा के देवीय सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, देवीय सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है राजा का जो पद था उसका अंशतः देवीकरण हो चुका था। और इसे हम देखें कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राजा के पद का जो है देवीय सिद्धांत हो चुका था, मतलब राजा के देवीय सिद्धांत का उल्लेख जो है, राजा के पद का देवीय सिद्धांत का उल्लेख हमें जो है कहाँ मिलता है, तो जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। और क्या कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राजा और राजत्व की अवधारणा देखने को मिलती है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा और राज्य, राजा और राजत्व, राजा और राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, कि उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजा और राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें कहाँ मिलता है, तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राजा और राजत्व की उत्पत्ति का जो है सिद्धांत मिलता है। अब इस काल में जो है राजा है वो निरंकुश नहीं है बल्कि प्रजा हितैषी है। इस काल में भी जो है राजा है वो निरंकुश नहीं है बल्कि प्रजा हितैषी है। तो इस काल में, इस काल में भी राजा निरंकुश नहीं, निरंकुश नहीं, बल्कि कैसा है, बल्कि प्रजा हितैषी है, बल्कि प्रजा हितैषी है, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में भी जो है राजा है, उत्तर वैदिक काल में भी जो राजा है वो निरंकुश नहीं है बल्कि प्रजा हितैषी है। और प्रजा हितैषी किस प्रकार से है, तो पहला पॉइंट देखें हमें कि जो है राजा नियमित कर ले रहा है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में राजा नियमित कर नहीं लेता था, और जो बलि नामक कर था तो वो एक स्वेच्छाकारी कर था। इस काल में बलि भाग या शुल्क, बलि भाग या शुल्क नियमित कर हो गया, कैसा कर हो गया, नियमित कर हो गया, नियमित कर हो गया, ठीक है। किंतु नियमित कर तो हो गया, किंतु ये नाम मात्र का लिया जाता था, किंतु नाम मात्र का था, नाम मात्र का था। और नाम मात्र का क्यों था, क्योंकि जो ये उपज का 1/16 था, उपज का 1/16 था, उपज का कितना था, 1/16 था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में बलि भाग या शुल्क जो है नियमित कर था, किंतु ये नाम मात्र का कर था, क्योंकि ये जो कर था वो उत्पादन का 1/16 लिया जाता था, ठीक है। कितना लिया जाता था, उत्पादन का 1/16 लिया जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जो कर था, उत्तर वैदिक काल में कर, उत्तर वैदिक काल में कर केवल वैश्य वर्ण ही देता था। उत्तर वैदिक काल में कर
केवल एक ही वर्ण देता था, केवल एक ही वर्ण देता था। कौन सा वर्ण? वैश्य वर्ण। तो ये याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में जो है कर केवल एक ही वर्ण देता था, वैश्य वर्ण। ब्राह्मण वर्ग नहीं देता था, क्षत्रिय वर्ण नहीं देता था, ना ही शूद्र वर्ण। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है कर केवल वैश्य वर्ण देता था, वैश्य वर्ण देता था। इसलिए जो है वैश्य को क्या कहा गया है? इसलिए वैश्य को जो है, वैश्य के दो नाम मिलते हैं। वैश्य के कितने नाम मिलते हैं? दो। कौन कौन से? एक नाम मिलता है अनश्य बलीकृत, अनश्य बलीकृत, बलीकृत, अनश्य बलीकृत। अनश्य बलीकृत का मतलब क्या होता है? दूसरों को कर देने वाला, दूसरों को कर देने वाला, दूसरों को कर देने वाला। ठीक है, एक और नाम मिलता है अन्यस्याद, अन्य स्याद्य। और अन्य स्याद्य का मतलब क्या होता है? अन्य स्याद्य का मतलब होता है कि दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला, दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला, उपभोग में आने वाला। ठीक है, तो दूसरों के उपभोग में जो है आने वाला। तो क्या पढ़ा था हमने कि ऋग्वैदिक काल में जो है कर कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में कर वो स्वेच्छाकारी कर था। ठीक है, आपकी इच्छा पर निर्भर था कि जो है देना चाहते हो तो दो, नहीं तो मत दो। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो है कर है वो नियमित कर दिया गया, लेकिन उसकी मात्रा वो जो है बहुत कम थी, ना के बराबर थी, जो उत्पादन का 1/16 था। तो याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में जो है टैक्स है वो उत्पादन का 1/16 लिया जाता था। और टैक्स को क्या कहा जाता था? बलि या भाग या शुल्क कहा जाता था। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में जो है कर है वो केवल वैश्य वर्ण देता था। उत्तर वैदिक काल में कर कौन देता था? तो उत्तर वैदिक काल में कर जो है केवल वैश्य वर्ण देता था। केवल कौन देता था? तो केवल जो है वैश्य वर्ण देता था। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। और वैश्य को जो है दो नामों से संबोधन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। एक नाम है अन्यस्य बलीकृत। अन्यस्य बलीकृत मतलब होता है दूसरों को बलि देने वाला या दूसरों को जो है कर देने वाला। ठीक है, एक और नाम मिलता है शतपथ ब्राह्मण में अन्यस्याद्य। अन्यस्याद्य का मतलब होता है दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला, दूसरों के द्वारा जो है उपभोग में आने वाला। इसके अलावा इस काल में जो है राजा का एक नाम पड़ जाता है, वह नाम है विषमत्ता। तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा का एक नाम विषमत्ता पड़ गया, विषमत्ता पड़ गया, विषमत्ता पड़ गया। विषमत्ता का मतलब होता है विष को खाने वाला, विष, विष को खाने वाला। ठीक है, तो विषमत्ता पड़ गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है राजा का एक नाम जो है क्या पड़ गया? विषमत्ता पड़ गया, क्योंकि वह विष से कर वसूल करता था। विष माने वैश्य, क्योंकि वह विष, विष यानी वैश्य, तो विष यानी वैश्य से जो है कर वसूल करता था, कर वसूल जो है करता था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजा का एक नाम है वो विषमत्ता पड़ गया। क्या नाम? विषमत्ता। ठीक है, विषमत्ता का मतलब होता है विष को खाने वाला, क्योंकि वह विष अर्थात वैश्य से जो है कर वसूल करता था। ठीक है, तो एक चीज तो हो गई एक टैक्स को लेकर। ठीक है, अगली चीज देखे हम कि राजा निरंकुश नहीं है बल्कि प्रजा हितैषी है। तो इसमें एक चीज तो टैक्स को लेकर है कि जो है नियमित टैक्स है लेकिन ना के बराबर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इस काल में भी जो है, इस काल में भी स्थायी सेना का गठन नहीं है, स्थायी सेना का गठन नहीं है। तो स्थायी सेना का जो है अभाव है, तो इस काल में भी स्थायी सेना का अभाव है। ठीक है, इस काल में भी जो है
स्थायी सेना का अभाव है। दूसरा चीज देखें कि इस काल में भी जो है राजा की अधिकार और शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली कुछ संस्थाएं हैं, जैसे सभा और समिति। तो राजा की शक्तियों पर राजा की शक्तियों पर शक्तियों पर राजा के अधिकार एवं शक्तियों पर राजा के अधिकार एवं शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली कुछ संस्थाएं भी मौजूद थी, जैसे सभा और समिति। अब यहाँ विदत क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है विदत नामक संस्था थी, वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए जो है उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकार एवं शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य जो है कौन करती थी? तो सभा और समिति करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सभा, समिति और विदत। अगला पॉइंट क्या है अपना? सभा, समिति और विदत। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? सभा, समिति और विदत। तो पहली बात तो ये कि जो विदत है वो तो समाप्ति हो चुकी थी। तो इस काल में विदत नामक संस्था थी, विदत नामक संस्था समाप्त हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो इस काल में विदत नामक संस्था थी, वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, अब विदत समाप्त हो गई तो ऋग्वैदिक काल में क्या बताया था मैंने कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को किन किन संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था? तो सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार था ऋग्वैदिक काल में। समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार है। अब विदत समाप्त हो गई, विदत क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो बचा कौन? सभा। तो सभा में भी प्रवेश लेने से जो है वर्जित कर दिया गया स्त्रियों को। तो स्त्रियों को जो है स्त्रियों को सभा में भाग लेने से वर्जित कर दिया। वर्जित कर दिया मतलब उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। ठीक है, सभा में भी। ठीक है, विदत समाप्ति हो गई, विदत समाप्त हो गई तो सभा में जो है भाग लेने से उन्हें वंचित कर दिया गया। किसे? स्त्रियों को। ठीक है, स्त्रियों को जो है सभा से भाग लेने से जो है वंचित कर दिया गया। अब इसके बाद जो आगे देखे हम क्या है इसके बाद कि इस काल में जो है सभा और समिति की अवहेलना कर सकता था राजा। तो राजा जो है सभा और समिति की अवहेलना करने लगा। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकार बढ़ गए, क्योंकि जो है भूमि का स्वामित्व तो उस पर आ गया, भूमि का स्वामी बन गया वो राजा। तो राजा इस काल में सभा और समिति, विदत तो समाप्ति हो गई। ठीक है, तो इस काल में राजा सभा और समिति की अवहेलना कर सकता था, अवहेलना कर सकता था। इसलिए आप देखोगे कि अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद को सभा और समिति की दो पुत्रियां, अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है उत्तर वैदिक काल में राजा सभा और समिति की अवहेलना कर सकता था। ठीक है, तो राजा इस काल में सभा और समिति की अवहेलना कर सकता था। इसलिए अथर्ववेद में कहा भी गया है, अथर्ववेद में कहा गया है
क्या कहा गया है अथर्ववेद में कि सभा और समिति के सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, दो पुत्रियां हैं। प्रजापति का अर्थ क्या है यहाँ? प्रजापति का अर्थ है राजा। ठीक है, तो राजा की जो है दो पुत्रियों के समान जो है सभा समिति रह चुकी थी। ठीक है, इसके बाद बात करें हम अगले पॉइंट की कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति और विदत के बारे में जाना कि उत्तर वैदिक काल में जो है विदत समाप्त हो गई थी। विदत समाप्त हो गई थी तो स्त्रियों को जो है भाग लेने का अधिकार केवल किसमें रह गया? सभा में। तो स्त्रियों को जो है भाग लेने का अधिकार भी जो है समाप्त कर दिया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसके अलावा देखा हमने कि राजा इस काल में सभा और समिति की अवहेलना कर सकता था। राजा जो है इस काल में सभा और समिति की अवहेलना कर सकता था, इसलिए अथर्ववेद में कहा भी गया है कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति है वो प्रजापति की जो है कितनी पुत्रियां हैं? दो पुत्रियां हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या रहेगा अपना? अगला पॉइंट रहेगा प्रशासनिक इकाई को लेकर। तो उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाई देखेंगे हम, प्रशासनिक इकाई। ठीक है, प्रशासनिक इकाई। अब प्रशासनिक इकाई में देखें हम तो सबसे बड़ी क्या रहेगा? सबसे ऊपर रहेगा प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी उत्तर वैदिक काल में? वो जनपद रहेगी। क्या? जनपद। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन ये सबसे बड़ी इकाई थी, तो सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है जनपद। और जनपद का विभाजन किसमें था? जन में था। क्योंकि मैंने बताया था कि इस काल में जो है राजा थे वो भूमि को लेकर जो है आपस में लड़ते थे, युद्ध करते थे। तो जब जन का मतलब क्या था? कबीला। तो जो योद्धा वर्ग था लोहे के प्रयोग के कारण जो है अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा, हथियारों का निर्माण होने लगा, तो वो अपने भूमि और साम्राज्य का विस्तार करने लगे, अपने जन अर्थात कबीले का विस्तार करने लगे। और छोटे छोटे जन मिलकर जो है बड़े जनपदों में जो है देखने को मिलती है। तो जन जन मिलकर जो है जनपद का निर्माण किया था। तो जनपद है वो किस में बटे थे? जन में। और जन का विभाजन किस में था? जन का विभाजन विश्व में। और विश्व का विभाजन किस में था? ग्राम में। और ग्राम का विभाजन किस में है? तो ग्राम का विभाजन जो है गृह या कुल में है। तो ग्राम का विभाजन किस में है? ग्राम का विभाजन गृह या कुल में है। तो यह उत्तर वैदिक कालीन सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, कौन? गृह या कुल। तो प्रशासनिक इकाई देखी हमने उत्तर वैदिक काल में। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है? जनपद। जनपद किसमें बटे थे? तो जन में। जन का विभाजन किसमें था? विश्व में। विश्व का विभाजन किसमें था? ग्राम में। और ग्राम का विभाजन किसमें था? तो ग्राम का विभाजन गृह या कुल में था। ठीक है, तो जनपद में ही तो वो सबसे प्रमुख कौन रहता था? तो राजा जो है प्रमुख रहेगा। ठीक है, जन का प्रमुख कौन? जनपति। विश्व का प्रमुख विश्वपति। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी। और जो है गृह या कुल का प्रमुख गृहपति या कुलप होता था। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे हम उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की। प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी देखें हम उत्तर वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। अधिकारियों की संख्या में तो वृद्धि स्वाभाविक बात है होगी, क्योंकि राजा के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि हुई। क्योंकि भू स्वामित्व मतलब भूमि का स्वामी बन गया राजा। बड़े बड़े जो है राज्यों का निर्माण हुआ, पांचाल जैसे जो है राज्य का निर्माण हुआ। जब इतने बड़े राज्य का निर्माण होगा तो उसे चलाने के लिए राजा की सहायता के लिए जो है अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो है उत्तर वैदिक काल में जो है प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी। तो प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। तो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, अब यजुर्वेद में हमें रत्नियों का उल्लेख मिलता है।
तो यजुर्वेद में हमें प्रशासन के उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। यजुर्वेद में प्रशासन के उच्च अधिकारियों को तो यजुर्वेद में प्रशासन के उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्नी कहा गया है। ठीक है। इसी प्रकार से जो है शतपथ ब्राह्मण में, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। 12 रत्नियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो 12 रत्नियों का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, तो विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में जो है 12 रत्नियों का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। अब इन्हें रत्निन क्यों कहा जाता था? रत्निन तो एक तो बात यह है कि रत्निनों की संख्या कितनी है? तो रत्निनों की संख्या है जो है कितनी है? रत्नों की संख्या है 12, और शतपथ ब्राह्मण में जो है 12 रत्नियों का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। ठीक है। अब रत्निन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे। कान में रत्न धारण करते थे। इसलिए इन्हें रत्निन कहा जाता था। ठीक है। तो कान में रत्न धारण करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें रत्निन कहा जाता था। ठीक है। अब हम देखें एक एक से कि जो है रत्निन, 12 रत्निन कौन कौन है? 12 रत्निन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखें हम, सबसे प्रमुख रत्निन है सेनानी। सबसे प्रमुख रत्निन कौन है? तो सबसे प्रमुख रत्निन है सेनानी। क्या नाम है? सेनानी। ठीक है, सबसे प्रमुख कौन है? सेनानी। सेनानी का मतलब क्या होता है? सेनापति। सेनानी मतलब सेनापति, जो सेना का प्रमुख होता है, सेनापति। और जो सेनानी है वो सबसे प्रमुख रत्निन है। तो सबसे प्रमुख रत्निन, तो सबसे प्रमुख रत्निन कौन सा है? तो सबसे प्रमुख रत्निन है सेनानी। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तो दूसरे नंबर का जो सबसे प्रमुख रत्निन है वो है पुरोहित। कौन है? पुरोहित। और पुरोहित होता था वो, उसका कार्य क्या था? तो परामर्शदाता था। ये परामर्शदाता, राजा को परामर्श देने का कार्य करता। परामर्शदाता होता था। ठीक है। तथा धार्मिक कृत्य करने वाला होता था। धार्मिक कृत्य करने वाला कौन था उत्तर वैदिक काल में? तो पुरोहित जो है धार्मिक कृत्य करने वाला था। यह दूसरा प्रमुख रत्निन था। ठीक है, यह पुरोहित था, वो दूसरा प्रमुख रत्निन था, या इसका स्थान जो है दूसरा था। ठीक है, तो दूसरा प्रमुख रत्निन है। ठीक है, रत्निन है कौन? पुरोहित। ठीक है। सबसे प्रमुख रत्निन याद रखना है, सबसे प्रमुख रत्निन है वो सेनानी है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख रत्निन कौन है? सेनानी है। इसके बाद में पुरोहित का स्थान आएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, अब है युवराज। कौन? युवराज। तो युवराज कौन होते थे? तो युवराज कौन होते थे? जो राजा का पुत्र होता था। तो राजा के पुत्र को जो क्या कहा जाता था? राजा का पुत्र। तो राजा के पुत्र को युवराज कहते हैं, या हम राजकुमार कहते हैं। क्या कहें? राजकुमार। तो राजकुमार या जो राजा का पुत्र कौन था होता, तो मतलब युवराज। युवराज के बाद बात करें हम चौथे नंबर पे महिषी। महिषी कौन होती थी? महिषी। तो महिषी का अर्थ क्या है यहाँ? तो महिषी जो है मुख्य रानी या पटरानी होती थी। मुख्य रानी, जो राजा की मुख्य रानी होती थी ना, मुख्य रानी या पटरानी, जैसे पटरानी भी कहते हैं, पटरानी। तो मुख्य रानी या पटरानी जो है महिषी होती थी। मुख्य रानी या पटरानी जो है कौन होती थी? तो महिषी होती थी। इसके बाद में सूत और ग्रामीणी।
इसके बाद में कौन है, सूत है। तो 5वें नंबर पे जो है सूत है। सूत कौन होता था, तो सूत जो है राजा का सारथी होता था। सूत कौन होता था, तो राजा का सारथी, जो रथ चलाता था, राजा का सारथी है, यहाँ याद रखना है, सारथी, कंफ्यूजन नहीं होना, राजा का सारथी है ये। अरे सारथी, ठीक है। इसके बाद में बात करें सूत के बाद में ग्रामीणी। ग्रामीणी कौन होता था, ग्रामणी। ग्रामीणी कौन होता था, तो गांव का मुखिया होता था ग्रामीणी। ग्रामीणी कौन, गांव का मुखिया या ग्राम का मुखिया, गांव का मुखिया होता था, मुखिया होता था, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम छत्ता। इसके बाद में अगला कौन रहेगा, इसके बाद में अगला है, कितने हो गए, 6। इसके बाद में है अगला छत्ता। छत्ता कौन होता था, तो छत्ता प्रतिहारी या द्वारपाल, प्रतिहारी या द्वारपाल, जैसे द्वारपाल भी कहा जाता है, द्वारपाल। तो छत्ता कौन होता था, तो प्रतिहारी या द्वारपाल जो है छत्ता होता था। इसके बाद में बात करें हम किसकी, तो संग्रहीता। संग्रहीता किस, कौन, संग्रहीता, संग्रहीता। तो संग्रहीता कौन होता था, तो संग्रहीता होता था कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। तो संग्रहीता कौन होता था, तो संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता था। संग्रहीता कौन होता था, तो संग्रहीता जो है कोषाध्यक्ष होता था। इसके बाद में भागदूत या भागदुक। इसके बाद में अगला कौन है, भागदूध या भागदुक, भागदुक, एक ही बात है, ठीक है, भागदुक। तो इसका ये कौन होता था, भागदूत कौन होता था, तो ये कर संग्रह करता होता था, कर संग्रह करता, मतलब कर एकत्र करने वाला अधिकारी। कर एकत्र करने वाला अधिकारी कौन होता था, तो वो भागदूत होता था। इसके बाद में एक चीज और मिलती है, कई किताबों में जो है अलग अलग मिलता है इसमें, वो 10वां पॉइंट क्या है इसमें, 10वां पॉइंट जो है, एक तो मिलता है हमें क्या, स्थपति, स्थपति। और स्थपति का मतलब है यहाँ मुख्य न्यायाधीश, मुख्य, स्थपति का मतलब क्या है यहाँ, स्थपति का मतलब है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो स्थपति का मतलब क्या है, मुख्य न्यायाधीश। एक मिलता है यहाँ गोवी कर्तन, एक मिलता है, एक क्या मिलता है, गोवी कर्तन, गोवी कर्तन। और गोवी कर्तन का मतलब क्या है, गोवी कर्तन का मतलब है जंगल का प्रमुख। गोवी कर्तन माने जंगल का प्रमुख, प्रमुख, जिसे गवाध्यक्ष भी कहा जाता है, गवाध्यक्ष, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, गवाध्यक्ष भी जो कहा जाता है। या हम कहें जब राजा जंगल में जाएगा तो क्या करेगा, शिकार करेगा, तो शिकार करने में सहायता भी करता था कौन, गोवी कर्तन। तो शिकार करने में सहायता करता था, शिकार करने में, शिकार करने में, शिकार करने में राजा की सहायता करता था, राजा की सहायता करता था, ठीक है, करता था कौन, गोवी कर्तन, ठीक है। तो छत्ता कौन था, छत्ता प्रतिहारी या द्वारपाल था। छत्ता कौन था, तो छत्ता प्रतिहारी या द्वारपाल था। संग्रहीता कौन था, तो संग्रहीता कोषाध्यक्ष था। भागदूत कौन था, तो कर संग्रह करता या कर को एकत्र करने वाला अधिकारी था। स्थपति कौन था, तो स्थपति मुख्य न्यायाधीश था। या गोवी कर्तन, कई किताबों में स्थपति मिलता है, कई में जो है गोवी कर्तन मिलता है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे पूछ ले स्थपति कौन था उत्तर वैदिक काल में, तो आप बता देना कि मुख्य न्यायाधीश था, वो स्थपति था। फिर पूछा जा सकता है कि गोवी कर्तन कौन था, तो आप बता सकते हो गोवी कर्तन जो है जंगल का प्रमुख अधिकारी, जिसे गवाध्यक्ष भी कहा जाता है, या जो है जब राजा जो है जंगल में शिकार करने जाता था तो राजा की सहायता करता था, कौन, गोवी कर्तन, ठीक है। इसके बाद में अगला है अच्छवाप, अच्छवाप, अच्छा, अगला क्या है 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर अगला है अच्छवाप, 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 ठीक है, अच्छवाप। अच्छवाप क्या करता था, ये पासा खेलने में जो है राजा की मदद करता था। क्या करता था ये ध्रुट
धूत क्रीड़ा बोलते थे उस समय। क्या बोलते थे? द्यूत, द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा या पासा। तो धूत क्रीड़ा खेलने में राजा की सहायता करता था, राजा की सहायता करता था। तो द्यूत क्रीड़ा में जो है राजा की सहायता करता था। या एक और चीज मिलता है अच्छवाप के बारे में कि यह क्या करता था, तो यह आय व्यय का गणना अध्यक्ष भी था। कौन? अच्छवाप। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि ध्रुट क्रीड़ा में जो है राजा की सहायता करता था, मतलब पासा खेलने में राजा की सहायता करता था। एक क्या मिलता है? आय व्यय की आय व्यय का गणनाध्यक्ष भी था, आय व्यय का गणनाध्यक्ष भी था। कौन? अच्छवाप। ठीक है, तो ये अच्छवाप हो गया। अब है लास्ट 12वां रत्नन, और 12वां रत्नन है पालागल। कौन है? 12वां रत्नन कौन है? पालागल। पालागल, पालागल कौन था? तो पालागल विदूषक नाम मिलता है इसमें, एक विदूषक। ठीक है, एक विदूषक, तो विदूषक कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, राजा का मित्र या साथी कहेंगे, राजा का मित्र या साथी। तो राजा का मित्र या साथी है ये, साथी या मित्र। ठीक है, और क्या मिलता है इसके बारे में? संदेश वाहक, संदेश वाहक। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा सका है कि उत्तर वैदिक काल में जो है पालागल कौन था। तो पालागल जो है संदेश वाहक है, विदूषक है और राजा का साथी या मित्र है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें से जो सूत एवं ग्रामीणी है, इनमें से कौन सूत एवं ग्रामीणी है उसे रोजनो राजकृत कहा गया है। क्या कहा गया है? इनमें से सूत एवं ग्रामीणी, सूत मतलब कौन? राजा का सारथी, और ग्रामीणी मतलब ग्राम का मुखिया। इनमें से सूत एवं ग्रामीणी को क्या कहा गया है? रोजनो राजकृत, रोजनो राजकृत कहा गया है, रोजनो राजकृत कहा गया है, राजनोकर्त कहा गया है। राजनोकर्त का मतलब क्या है? राजा बनाने वाला, राजा बनाने वाला। ठीक है, राजनोकर्त का मतलब क्या है? राजनोकर्त का मतलब है राजा बनाने वाला। ठीक है, तो इसमें से सूत एवं ग्रामीणी को जो है राजनोकर्त कहा जाता था। अब बात करें हम न्यायिक प्रशासन की। ठीक है, किसकी? अगला पॉइंट रहेगा हमारा राजनीतिक जीवन में, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में अगला पॉइंट क्या है? न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। ठीक है, न्यायिक प्रशासन। तो उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक जीवन में जो न्यायिक प्रशासन है, न्यायिक प्रशासन की अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो इसकी अधिक जानकारी नहीं मिलती है। पहला पॉइंट क्या है? लिखेंगे अधिक जानकारी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन जो न्यायिक प्रशासन है उसकी जानकारी हमें अधिक नहीं मिलती है। तो हालांकि जो है राजा तो राज्य का जो है सर्वोच्च अधिकारी रहेगा न्याय का। तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, राजा होता था। जो सभा और पुरोहित की सहायता से न्याय करता था, न्याय करता। ठीक है, जो सभा और पुरोहित की सहायता से जो है क्या करता था? न्याय करता था। ठीक है, अब क्या है कि इस काल में जो है अपराध सिद्धि के लिए
दो परीक्षाएं प्रचलित थी, एक थी जल परीक्षा और एक थी अग्नि परीक्षा। तो इस काल में अपराध सिद्धि के लिए, मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या था, अपराध सिद्धि के लिए, अपराध सिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए दो दो परीक्षाएं प्रचलित थी, दो परीक्षाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी दो परीक्षाएं प्रचलित थी? एक परीक्षा कौन सी थी? एक परीक्षा थी अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, और दूसरी थी जल परीक्षा। तो उत्तर वैदिक काल में जो है अपराध सिद्धि के लिए जल परीक्षा तथा अग्नि परीक्षा का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में जो है दंड विधान की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के अनुरूप ही जो है उत्तर वैदिक काल में दंड विधान थे, ठीक है। तो दंड विधान ऋग्वैदिक काल के अनुरूप थे। तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में दंड विधान ऋग्वैदिक काल के अनुरूप ही थे, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो दंड था वो उत्तर वैदिक काल में जो है दंड विधान था वो ऋग्वैदिक काल के ही अनुरूप था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और ब्राह्मणों को जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो इस काल में ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इस काल में ब्राह्मणों को जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। और जब भी जो है स्थानीय स्तर पर कोई समस्या आती थी तो वह पंचायत के माध्यम से निपटारा करते थे उसे, जिसे ग्राम वादन कहा जाता था। तो स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से समस्या का निपटारा किया जाता था। तो स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान पंचायत के माध्यम से करना, पंचायत के माध्यम से करना ग्राम वादन कहलाता था, ग्राम वादन कहलाता था, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान जो है पंचायत के माध्यम से करना क्या कहलाता था? तो ग्राम वादन कहलाता था, ठीक है। अब अगला जो है बिंदु है इसमें राजनीतिक जीवन में, ये अंतिम बिंदु रहेगा। अंतिम बिंदु है सैन्य प्रशासन। तो ऋग्वैदिक कालीन सैन्य प्रशासन, उत्तर वैदिक कालीन सैन्य प्रशासन किस प्रकार का था? तो इसकी जानकारी हमें कम ही प्राप्त होती है। सैन्य प्रशासन की जानकारी जो है कम प्राप्त होती है, जानकारी कम प्राप्त हुई या होती है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में भी स्थायी सेना का अभाव था। तो इस काल में भी स्थायी सेना का अभाव था। अब आप कहोगे कि स्थायी सेना का अभाव है तो युद्ध तो होते हैं, तो युद्ध होंगे तो उनके लिए नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी या वयस्क पुरुष की सेना की व्यवस्था की जाती थी। तो नागरिक सेना या वयस्क पुरुष की सेना की व्यवस्था करते थे उत्तर वैदिक काल में। और इसे क्या कहा जाता था? नागरिक सेना या वयस्क पुरुष की सेना को जो है मिलिशिया कहा जाता था। मिलिशिया क्या कहा जाता था?
उसे जो है मिलिशिया कहा जाता था। तो युद्ध के समय जो है नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी उत्तर वैदिक काल में, उसे मिलिशिया कहा जाता था। जैसे ऋग्वैदिक काल में भी जो है युद्ध की व्यवस्था के लिए जो है नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी, उसे भी जो है मिलिशिया कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज हमने उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के विषय में जो है विस्तृत रूप से चर्चा की, और एक बार इसका जो है रिवीजन करते हैं, जिससे जो है आपके जहन में जो है ये अच्छे से उतर जाए। ठीक है, अच्छे से याद हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो आज का टॉपिक क्या था? तो आज का टॉपिक था उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो पहला पॉइंट क्या था इसमें? मैंने बताया कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चार सामवेद जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से जो है किसकी जानकारी प्राप्त होगी हमें? जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होगी। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से प्राप्त होगी। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। तो इनसे हमें उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में हमें क्या देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में था, वही जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रहा है, और कुछ जो है परिवर्तन के साथ देखने को मिल रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में हमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में जो है अगला क्या था कि जो राष्ट्र शब्द है, जो प्रदेश का सूचक है, वो इसी काल में जो है दिखाई पड़ता है। तो राष्ट्र शब्द है जो प्रदेश का सूचक है, वो इसी काल में जो है दिखाई पड़ता है। तो उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ रहा है। ऋग्वैदिक काल में जो है राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं मिल रहा है, वही जो है उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिल रहा है, लेकिन वो प्रदेश का सूचक है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्वरूप की बात करें हम, कि राजनीतिक जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, तो वो राजतंत्रात्मक स्वरूप है। तो स्वरूप कैसा है? राजतंत्रात्मक स्वरूप है। अब राजा की बात करें तो राजा ही राज्य का प्रमुख होता था। जैसे ऋग्वैदिक काल में राजा राज्य का प्रमुख होता है, वैसे उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक भी होता है। राजा के दो कर्तव्य भी हैं। कौन कौन से दो कर्तव्य हैं? तो युद्ध में सेना का नेतृत्व करना और अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना, ये राजा के दो प्रमुख कर्तव्य भी थे। ठीक है, अब भूभाग में वृद्धि के कारण राजा के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो लोहे के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा, और कृषि उत्पादन बढ़ने से भूमि का महत्व बढ़ा, और भूमि का जब महत्व बढ़ा तो भूमि पर अधिकार लेने के लिए जो है अधिकार करने के लिए युद्ध होने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्यतः युद्ध हो रहे हैं वो भूमि को लेकर हो रहे हैं, जबकि हमने ऋग्वैदिक काल में जो पढ़ा था कि युद्ध किस लिए हो रहे थे, तो वो गायों की चोरी को लेकर जो है युद्ध हो रहे थे। ठीक है, अब लोहे के प्रयोग के कारण कृषि उत्पादन ये तो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है लोहे के प्रयोग जो है, जब लोहे का प्रयोग हुआ तो लोहे के प्रयोग से अस्त्र शस्त्र हथियार आदि बनाए। तो जो योद्धा वर्ग था, योद्धा वर्ग ने अपने जन अर्थात कबीले का विस्तार किया, और छोटे छोटे जन मिलकर जो है बड़े बड़े जनपदों का जो है उन्होंने निर्माण किया। तो इस काल में जो है छोटे छोटे जन मिलकर जो है जनपद के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे भरत और पुरु कबीला मिलकर, भरत और पुरु जन मिलकर जो है कौन सा जनपद बनाया? उन्होंने कुरु जनपद बनाया। इसी प्रकार से जो है तुर्वस और कृवि जन ने मिलकर जो है कौन सा कबीला बनाया? तो उन्होंने जो है पांचाल कबीला बनाया और पांचाल जनपद बनाया। और पांचाल जनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? तो कामपिल्य थी। तो पांचाल जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में? तो कामपिल्य थी। ठीक, अब कामपिल्य राजधानी किसकी है? पांचाल की। और पांचाल जो है उत्तर वैदिक काल का सबसे विकसित राज्य था। ठीक है, पांचाल उत्तर वैदिक काल का जो है सबसे विकसित राज्य था।
अब हमने देखा कि ऐतरेय ब्राह्मण में शासन प्रणाली देखने को मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है। तो जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण में जो है शासन प्रणाली देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व में जो शासन करता था उसे सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में जो शासन करता था उसे स्वराट कहा जाता था, और जो उत्तर में जो शासन करता था उसे विराट कहा जाता था, जबकि दक्षिण में जो शासन करता था उसे भोज कहा जाता था, ठीक है। और मध्य में जो शासन करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे राजा कहा जाता था। अब पूर्व में जो सम्राट शासन करता था उसके शासन को क्या कहा जाता था? उसके क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उसके क्षेत्र को साम्राज्य। जबकि पश्चिम वाले को क्या कहा जाता? तो पश्चिम वाले को जो है क्या कहा जाता था? तो पश्चिम वाले को स्वराज्य कहा जाता था, उत्तर वाले को जो है वैराज्य कहा जाता है। इसी प्रकार से दक्षिण वाले को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण वाले को वैज्य कहा जाता था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, इसमें जो सम्राट, स्वराट, विराट, भोज और राजा, और जो चारों दिशाओं में जो शासन कर लेता था उसे एक राट कहा जाता था। और भारत का प्रथम एक राट राजा है वो महा पद्मनंद को माना गया है। तो भारत का प्रथम एक राट राजा किसे माना गया है? तो भारत का प्रथम एक राट राजा है वो महापद्मनंद को माना गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें हम कि अथर्ववेद में हमें कुरु जनपद के राजा थे परीक्षित, उनका उल्लेख मिलता है। और इन परीक्षित की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो तक्षक नामक सर्प के काटने से इन परीक्षित की मृत्यु हुई थी। और अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। फिर परीक्षित का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जन्मेजय हुआ, और जन्मेजय ने इसी का बदला लेने के लिए दो सर्प यज्ञ किए थे। कितने सर्प यज्ञ किए थे? जन्मेजय ने दो सर्प नाश यज्ञ किए थे, और इसके बाद में फिर उसने दो अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। इस वंश का मतलब कुरु वंश का जो अंतिम शासक था वो निचच्चू था, और बाढ़ में उसकी राजधानी नष्ट हो गई थी। कौन सी? हस्तिनापुर। जब वो बाढ़ में हस्तिनापुर नष्ट हो गई थी तो उसने जो है कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि उपनिषदों में भी कुछ हमें महत्वपूर्ण राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। जैसे केकई के राजा अश्वपति थे जो एक दार्शनिक राजा थे, ठीक है। काशी के राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे। विदेह के राजा कौन थे? तो विदेह के राजा जनक थे, ठीक है। कुरु के राजा कौन थे? तो कुरु के राजा उद्दालक आरुणि थे। इसी प्रकार से पांचाल के राजा कौन थे? तो पांचाल के राजा जो है प्रवाहन जैवली थे, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा है वो दार्शनिक है? तो याद रखना है कि जो कौन से राजा? केकई के राजा अश्वपति हैं, वो एक दार्शनिक राजा है, ठीक है। अब राजा का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था तो ये मान लिया जाता था कि राजा को जो है देवीय शक्ति प्राप्त हो गई है। राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, और राजसूय यज्ञ का जो विस्तृत वर्णन है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक होता था, जिसमें सबसे पहले सरस्वती नदी के जल का प्रयोग करते थे, ठीक है। किस नदी के जल का प्रयोग करते थे सबसे पहले राज्याभिषेक के समय? सरस्वती नदी के जल का प्रयोग करते थे। अब राजसूय यज्ञ में राजा रत्नियों को हवि प्रदान करता था, उसके प्रति सम्मान प्रकट करता था, उनसे समर्थन की आशा करता था। अर्थात हम कहें कि जब राजा गद्दी पर बैठता था तो उनकी सहमति लेता था, सहमति लेना आवश्यक था, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी हमें उल्लेख मिलता है, और रत्नी राजा को राज्य प्रदान करते थे, ठीक है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में हमें क्या उल्लेख मिलता है रत्नियों के बारे में? कि रत्नी थे वो राजा को राज्य प्रदान करते थे, ठीक है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ के अलावा जो है दो अन्य यज्ञ भी हमें देखने को मिले हैं। अन्य यज्ञ में जो है दो यज्ञ देखे महत्वपूर्ण है, जैसे अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में बताया कि राजा घोड़ा छोड़ता था, बिना प्रतिरोध के जहां तक जाता था वो राज्य राजा का
मान लिया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में जो है राजा को अपने बंधु बांधव में जो है श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में राजा भारी भरकम उपाधियां धारण करते था। कौन कौन सी उपाधियां धारण करता था? जैसे सर्वजनन, सर्वभूमिपति, अधिराज और एक राट मैंने बताया था कि जो चारों दिशाओं में शासन कर लेता था उसे एक राट कहा जाता था। और भारत का प्रथम एक राट राजा कौन बताया? महापद्म नंद बताया। ठीक है, इसके बाद में देखें कि उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद है वो अंशतः देवीयकरण हो चुका था, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें राजा के पद का देवीय सिद्धांत मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें राजा के पद का देवीय सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा और राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के पद का देवीय सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजा और राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। राजा और राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अब उत्तर वैदिक काल में हम देखें कि राजा निरंकुश नहीं है बल्कि प्रजाहितैषी है। कैसे? तो तीन चीजों से देखते हैं, एक तो टैक्स से, एक सेना से और एक जो है संस्थाओं के माध्यम से। तो टैक्स में देखें हम सबसे पहले कि उत्तर वैदिक काल में जो है नियमित कर लिया जा रहा है। ऋग्वैदिक काल में नियमित कर नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गया। बलि, भाग या शुल्क नियमित कर है, लेकिन ये नाम मात्र का था। उत्पादन का 1/16 ही लिया जाता था। ठीक है, अब वो देखे हम कि ऋग्वैदिक काल में जो कर है वो केवल वैश्य वर्ण दे रहा है, और वर्ण नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण वर्ण नहीं दे रहा है, ठीक है, क्षत्रिय वर्ण नहीं दे रहा है, शूद्र वर्ण नहीं दे रहा है। टैक्स केवल कौन पे कर रहा है? उत्तर वैदिक काल में टैक्स पे केवल वैश्य वर्ण कर रहा है। इसलिए जो है शतपथ ब्राह्मण में वैश्य के लिए दो शब्द आए हैं। वैश्य के लिए कितने शब्द आए? दो। एक है अन्यस्य बलीकृत। अन्यस्य बलीकृत का मतलब होता है दूसरों को बलि या टैक्स देने वाला। ठीक है, दूसरा शब्द है अन्यस्याद्य। अन्यस्याद्य का मतलब दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला। इसी प्रकार से जो है इस काल में मतलब उत्तर वैदिक काल में राजा का एक नाम विषमत्ता पड़ गया। विषमत्ता का मतलब होता है विष को खाने वाला, क्योंकि वह विष अर्थात वैश्य से कर वसूल करता था। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें कि इस काल में भी जो है स्थायी सेना का अभाव था। इस काल में जैसे उत्तर वैदिक काल में स्थायी सेना का अभाव है, उसी प्रकार से जो ऋग्वैदिक काल में भी था। ठीक है, राजा के अधिकार एवं शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली संस्था भी थी, सभा और समिति। अब विदत नहीं है यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में अपने विदत भी पढ़ा था, लेकिन विदत क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में विदत नामक जो संस्था थी वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, अब सभा, समिति और विदत के बारे में जाने तो पहला पॉइंट तो यही कि जो है उत्तर वैदिक काल में विदत नामक संस्था है वो समाप्त हो गई। ठीक है, अब विदत नामक संस्था समाप्त हो गई, पहला पॉइंट। तो स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार किसमें रह चुका है? मात्र सभा में। तो उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों को सभा में भी जो है प्रवेश लेने से इनकार कर दिया। तो सभा में प्रवेश लेने से स्त्रियों को वर्जित कर दिया। तो अब स्त्री जो है किसी भी जो है संस्था में भाग लेने के लिए जो है योग्य नहीं रही, ना तो सभा में, क्योंकि सभा में जो है वर्जित कर दिया। समिति में तो ऋग्वैदिक काल में भी जो है उसे भाग लेने का अधिकार नहीं था। और विदत तो उत्तर वैदिक काल में जो है समाप्ति कर दी। ठीक है, अब राजा इस काल में जो है सभा और समिति की अवहेलना कर सकता था। और इसे हम देखें कि किस प्रकार से जो है अवहेलना कर सकता था, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। प्रजापति का अर्थ यहाँ राजा से लिया गया है, मतलब राजा जो है सभा और समिति की जो है अवहेलना कर सकता था। किसी भी निर्णय पर जो है राजा सभा और समिति के जो है निर्णय को इनकार कर सकता था, अपना जो है निर्णय दे सकता था। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक इकाई के बारे में देखें तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी उत्तर वैदिक काल में जनपद। जनपद जो है जन में बटी थी, जन विष में, विष ग्राम में और ग्राम गृह या कुल में। तो उत्तर वैदिक कालीन जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है वो जनपद है, जबकि सबसे छोटी इकाई है वो कुल या गृह है। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी बन गया था। उसके पास जो है बड़े बड़े भूमि अधिकार थे, भूमि क्षेत्र थे, उसकी शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि हुई। तो इतने बड़े क्षेत्र का संचालन करने के लिए कहीं ना कहीं उसने जो है प्रशासनिक अधिकारियों में वृद्धि की। तो उत्तर वैदिक काल में जो है हमें प्रशासनिक अधिकारियों की वृद्धि देखने को मिलती है। और किसमें? यजुर्वेद में हमें 12 रत्नियों का उल्लेख, यजुर्वेद में हमें रत्नी का उल्लेख मिला है जो प्रशासन के उच्च अधिकारी होते थे। इसी प्रकार से जो है शतपथ ब्राह्मण में हमें 12 रत्नियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो 12 रत्नियों का विस्तृत उल्लेख किसमें मिलता है?
शतपथ ब्राह्मण में। अब 12 रत्नी कौन कौन से हैं? तो 12 रत्नी, अब रत्न पहले ये समझो कि रत्न क्यों कहा जाता था इन्हें, क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे, इसलिए इन्हें रत्न कहा जाता। अब ऐसा नहीं है कि मैं कान में रत्न धारण कर लूं तो मैं बन जाऊं, नहीं। जो राजा के सगे संबंधी होते थे, मित्र होते थे, विद्वान होते थे, जिन्हें राजा पसंद करता था, उन्हीं जो योग्य होते थे उन्हीं को तो जो है रत्न बनाता था राजा। तो जो कान में रत्न धारण करते थे उन्हें रत्न कहा जाता था। अब 12 रत्नों का उल्लेख हमें जो है यजुर्वेद में विस्तृत रूप से मिलता है। तो 12 रत्न कौन कौन से? उनमें सबसे पहला है और सबसे प्रमुख है सेनानी। तो सेनानी मतलब सेनापति, जो सेना का प्रमुख होता था, ये सबसे प्रमुख रत्न है। उसके बाद में पुरोहित होता था, तो पुरोहित दूसरा सबसे प्रमुख रत्न है। पुरोहित का कार्य क्या था? तो पुरोहित का कार्य राजा को परामर्श, सलाह, सहायता देना और धार्मिक कृत्य करने वाला। और क्या करता था ये? धार्मिक कृत्य करने वाला। इसके बाद में देखें युवराज। युवराज कौन होता था? तो राजा का पुत्र या राजकुमार जो युवराज होता था। इसके बाद महिषी, तो जो राजा की मुख्य रानी होती थी, वो पटरानी होती थी, उसे महिषी। इसके बाद में सूत, जो राजा का सारथी होता था, जो रथ चलाता था, उसे सूत। ग्रामीणी, जो गांव का मुखिया होता था, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। इसके बाद में छत्ता, छत्ता जो प्रतिहारी या द्वारपाल होता था, उसे छत्ता कहा जाता। इसके बाद में संग्रहिता, तो जो कोषाध्यक्ष होता था, उसे संग्रहिता कहा जाता था। इसके बाद में भागदूत या भागदुक, कर संग्रह करता, जो कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था, उसे भागदूत कहा जाता। इसके बाद में अलग अलग किताबों में दो मिलते हैं, एक स्थपति मिलता है, एक गोवीकर्तन। स्थपति का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश और गोवीकर्तन का मतलब होता है जंगल का प्रमुख अधिकारी या गवाध्यक्ष। जब राजा जंगल में जाता था तो शिकार करता था, तो शिकार में सहायता कौन करता था? गोवीकर्तन ही करता था। ठीक है। अब अच्छवाप, अच्छवाप क्या करता था? तो धूत क्रीड़ा में, मतलब धूत क्रीड़ा खेलने में राजा की सहायता करता था, मतलब पासा खेलने में राजा की सहायता करता था। ठीक है। आय व्यय का गणना अध्यक्ष भी होता था अच्छवाप। और पालागल, पालागल कौन होता था? तो विदूषक, संदेशवाहक और राजा का साथी या मित्र जो है पालागल होता था। ठीक है। इसके बाद में इनमें से सूत और ग्रामीणी होते थे। सूत मतलब राजा का सारथी, ग्रामीणी माने ग्राम का मुखिया। उसे राजनो राजकृत कहा गया है, मतलब राजा बनाने वाला कहा गया है। याद रखना ये राजन रोजनो राजकृत मतलब राजा बनाने वाला किन किन को कहा गया है? तो सूत एवं ग्रामीणी को जो है रोजनो राजकृत कहा गया है। ठीक है। अब न्यायिक प्रशासन के बारे में देखें तो उत्तर वैदिक काल में हमें न्यायिक प्रशासन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी देखें कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, जो सभा और पुरोहित की सहायता से जो है न्याय करता था। ठीक है। और अपराध सिद्धि, उत्तर वैदिक काल में अपराध सिद्धि के लिए दो परीक्षाएं ली जाती थी, एक अग्नि परीक्षा प्रचलित थी और एक जल परीक्षा प्रचलित थी। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में जो दंड विधान है वो ऋग्वैदिक काल के ही अनुरूप थे और उत्तर वैदिक काल में जो है ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। स्थानीय स्तर पर जो समस्याओं का समाधान किया जाता था, स्थानीय स्तर पर जो समस्याओं का समाधान किया जाता था पंचायत के माध्यम से, उसे क्या कहा जाता था? उसे ग्राम वादन कहा जाता था। इसके बाद में सैन्य प्रशासन की बात करें हम, इसके बाद में किसकी? सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन की भी जानकारी हमें अधिक नहीं मिलती, कमी जानकारी जो है सैन्य प्रशासन की मिलती है। फिर भी जो है उत्तर वैदिक काल में स्थायी सेना का अभाव ही है। ठीक है। जिस प्रकार से जो है ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना का अभाव था। और उत्तर वैदिक काल में जो है युद्ध तो होते थे, ठीक है, भूमि को लेकर युद्ध होते थे, तो युद्ध के लिए जो है नागरिक सेना या वयस्क पुरुषों की सेना बनाई जाती थी, जिसे मिलिशिया कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? मिलिशिया कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो है आज हमने उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का विस्तृत जो है अध्ययन किया है। और जो है एक बार आप अपने नोट्सों में जो है इसे लिखिए और रिवीजन करिए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।